एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस जनरल फिजियोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मोस्टली पूछा जाता है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें आपको पूछा जा सकता है होम्योस्टेसिस के बारे में एक्सप्लेन करो एंड एक्सप्लेन वेरियस फीडबैक मैकेनिज्म्स। ओके, अदरवाइज आपको होम्योस्टेसिस की बजाय सिर्फ कोई भी फीडबैक मैकेनिज्म एज अ क्वेश्चन आ सकता है, लाइक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस, होम्यो मीन्स सेम, स्टेसिस मीन स्टैंडिंग स्टिल, मतलब कुछ चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, कोई ऐसा एनवायरनमेंट जो कि कांस्टेंट है और वो मेंटेन है। ओके, तो होम्योस्टेसिस होता क्या है? बाय डेफिनेशन इज द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। ओके, हमारी बॉडी में इंटरनल एनवायरनमेंट हम बात करेंगे क्या होता है, बट उस इंटरनल एनवायरनमेंट को जब कॉन्स्टेंटली मेंटेन रखा जाता है एक नॉर्मल सेट पॉइंट में, एक नॉर्मल रेंज में, तो दैट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। ओके, होम्योस्टेसिस जो है, सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? क्लाउडी बर्नार्ड नाम के साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा बोला कि हमारी बॉडी में ये सेल है, इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है, फ्लूइड्स हैं, ये हो गया, इसे उसने नेम दिया इंट्रासेलुलर फ्लूइड। बाहर जो है सराउंडिंग द सेल, इट्स एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। ओके, फॉर योर नॉलेज, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में ब्लड भी आता है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी आता है। ओके, बट मेजर जो कॉन्ट्रीब्यूटर है दैट इज ब्लड। ओके, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, उसने बोला कि दिस एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड को उसने नाम दिया कि दिस इज इंटरनल एनवायरनमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से इस इंट्रासेलुलर फ्लूइड की वजह से ही एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड जो है वो मेंटेन्ड है। ठीक है, हमारी बॉडी में पीएच मेंटेनेंस, इलेक्ट्रोलाइट मेंटेनेंस, सब जो काम है वो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड इज द मेजर रोल प्लेयर। ओके, तो उसने क्या किया, अलॉन्ग विद दिस क्लाउडी बर्नार्ड ने इस एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड को इंटरनल एनवायरनमेंट का नाम दिया, और ऑल्सो कॉल्ड दिस इंटरनल एनवायरनमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड मिल्यू इंटीरियर। ठीक है, तो मिल्यू इंटीरियर पूछा जा सकता है, किसने दिया? क्लाउडी बर्नार्ड ने। ओके, तो यहाँ तक बात हुई कि हमारे अंदर कोई इंटरनल एनवायरनमेंट होता है जो कि कांस्टेंट है, जिसमें फिक्स कंपोजिशन है इलेक्ट्रोलाइट्स की। ओके, उसके बाद इसी थ्योरी को एक्सटेंड किया किसने? W.B. कैनन ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, W.B. कैनन याद रखना, जिसने हमारी टर्म कॉइन करी थी होम्योस्टेसिस। ओके, सो हु कॉइन्ड द टर्म? इट्स वॉल्टर बी कैनन। ओके, अब कैनन ने क्या बोला? कैनन ने इसी थ्योरी को एक्सटेंड किया और उसने बोला कि एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की ये जो कांस्टेंट कंपोजिशन है, इसको मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी में हर सिस्टम में देयर आर वेरियस मैकेनिज्म, बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं ताकि एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की कंपोजिशन जो है, जो हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट है, उसकी कंपोजिशन जो है वो कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो होम्योस्टेसिस जब भी क्वेश्चन आता है आप स्टार्ट करेंगे कि होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन क्या है? मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है, उसी की हम बात करेंगे कि कौन कौन से मैकेनिज्म है हमारी बॉडी में जो से कांस्टेंट रखते हैं। ओके, अलॉन्ग विद दैट अगर आप ये करेंगे तो ये बहुत अच्छा इंपैक्ट डालेगा आपकी स्कोरिंग पे। ठीक है, साइंटिस्ट से बात करते तो ओके, तो होम्योस्टेसिस में कौन से मैकेनिज्म्स हैं बेसिकली, ये पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए कि होम्योस्टेटिक कोई भी मैकेनिज्म है वो कैसे डील करता है। दैट मीन्स कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। ओके, होम्योस्टेसिस के कंपोनेंट्स हैं ये। तो होम्योस्टेसिस मतलब किसी भी मैकेनिज्म को ऑपरेट करने के लिए सबसे हमें पहले पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल हम बीपी की बात करते हैं, हमारा बीपी की एक फिक्स रेंज होती है जो कि नॉर्मल रेंज है। अगर नॉर्मल रेंज से अगर हमारा बीपी राइज हो जाएगा तो मैकेनिज्म तभी ऑपरेट करेंगे जब कोई सेंस कर पाए उस चेंज को कि राइज हो चुका है, तो देयर इज अ नीड ऑफ सेंसर। ठीक है, तो सबसे पहला कंपोनेंट है कंपोनेंट ऑफ होम्योस्टेसिस। कंपोनेंट में सबसे पहला कंपोनेंट है सेंसर, जो कि सेंस कर सके उस चेंज को कि हमारी नॉर्मल रेंज से वो पैरामीटर चेंज हो चुका है, सेंसर या रिसेप्टर। ठीक है, फॉर एग्जांपल बीपी का हम एग्जांपल लेके पढ़ते हैं, तो बीपी अगर इंक्रीज इन बीपी हो गया है, इंक्रीज है, तो उसे कौन सेंस करेगा? देयर आर बैरो रिसेप्टर्स।
ठीक है। बैरोरिसेप्टर्स होते हैं हमारे कैरोटिड बाइफर्केशन में और आयोटिक आर्च में बैरोरिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये मैं सेपरेटली एक वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आपको बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स के बारे में जानना है तो। बैरोरिसेप्टर से सेंस करेंगे, वो स्ट्रेच होंगे वेसल्स जहाँ पे बैरोरिसेप्टर्स हैं। अब स्ट्रेच की वजह से वो सेंस करेंगे कि बीपी हाई है, ठीक है। तो वो सेंस करेंगे, तो ये जो सेंसर हैं वो भेजेंगे हमारे किसी ब्रेन के किसी भी पार्ट में जो कि उसे डील करता है। अब बैरोरिसेप्टर सेंस करेंगे, ये हमारा जाएगा मेडुला में। मेडुला में सेंटर्स होते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम कंट्रोल सिस्टम। तो याद रहे, सेकंड कंपोनेंट ऑफ होमोस्टेसिस इज कंट्रोल सिस्टम। एक सेंसर है जो अपनी एफरेंट नर्व एंडिंग के द्वारा जो है कंट्रोल सिस्टम में हमारा सिग्नल भेजेगा। कंट्रोल सिस्टम डिसाइड करेगा कि इसका क्या करना है, ठीक है। बीपी की केस में ब्रेन में मेडुला में जो है दोनों सेंटर होते हैं, या तो वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं वैगस नर्व को, या फिर सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं। अब बीपी बढ़ चुका है तो बैरोरिसेप्टर अब कंट्रोल सिस्टम को बीपी को डिक्रीज करना है, जो कि वैगस करेगी। तो ये क्या करेगा, ये वैगस 10th नर्व को जो है स्टिमुलेट कर देगा। और इफेक्टर जो है, इफेक्टर यहाँ पे क्या करेंगे, वेसल्स जो है डायलेट हो जाएंगी। एक तो वेसल्स हैं इफेक्टर, ऑर्गन कोई भी हो सकता है इफेक्टर, ठीक है। वेसल्स है और एक हार्ट है, तो डिक्रीज इन हार्ट रेट और वेजो डायलेशन, इनका डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा। इसकी वजह से देयर इज डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। ये तो था एक छोटा सा एग्जांपल, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है कि होमोस्टेसिस में जो कंपोनेंट्स हैं वो है, पहले सेंसर चाहिए टू सेंस द चेंज, ठीक है। उसके बाद देयर इज अ कंट्रोल सिस्टम जो कि मेन अथॉरिटी है जो उसे चेंज करेगा। देन कंट्रोल सिस्टम उसे फीडबैक देगा, ठीक है, वाया इफरेंट नर्व एंडिंग टू इफेक्टर। इफेक्टर मतलब अब किस चीज़ को चेंज करना है ताकि वो जो चेंज है दैट कैन बी रिवर्स्ड। अब ये तो हो गई कंपोनेंट्स। इसमें ध्यान देने की बात ये है कि कोई चेंज हुआ है, सेंसर ने सेंस किया और इफेक्टर ने। अब प्रॉब्लम ये है, इफेक्टर जो है वो इफेक्टर उस चेंज को रिवर्ट बैक कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में या स्टिमुलेट कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि हम कौन से फीडबैक मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। अब यहाँ हमारा बीपी बढ़ा था, ठीक है, इसी एग्जांपल में, तो इफेक्टर ने क्या किया, डिक्रीज इन बीपी, अपोजिट साइड चेंज है ना। बेसिकली चेंज इज इनहिबिटेड, ठीक है, मतलब वेरिएबल में जो भी चेंज हुआ था उसको अपोजिट डायरेक्शन में जो है मूव किया है इफेक्टर ने, मतलब रेस्पॉन्स क्या हुआ है, इनहिबिशन। तो अगर रिस्पॉन्स इनहिबिशन है, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ओके, अगर ये बीपी को डिक्रीज ना करने की बजाय अगर इंक्रीज कर देता तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। हमारी बॉडी में कुछ जगह पे, बहुत कम जगह पे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी काम करता है, जो कि जो रिस्पॉन्स है, जो चेंज हुआ है उसी डायरेक्शन में उसे और ज़्यादा चेंज करेगा। तो दैट इज पॉजिटिव फीडबैक। हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन ये क्या होते हैं। पॉजिटिव फीडबैक होता है मतलब कि जो चेंज हुआ उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, मतलब उसे स्टिमुलेट कर रहा है, इनहिबिशन नहीं कर रहा है, यहाँ पे स्टिमुलेट कर रहा है और ज़्यादा, तो उसे हम बोलेंगे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ओके, एंड लास्ट एक और टाइप है फीडबैक मैकेनिज्म विच इज फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म, वो भी हम डिस्कस करेंगे। यू कैन गेट अ शॉर्ट नोट ऑन फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म ऑल्सो, ठीक है। तो सबसे पहले द मोस्ट इम्पोर्टेंट बात करते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स की। अब देखो हमारी बॉडी में देयर आर वेरियस पैरामीटर्स जिनको मेंटेन करने के लिए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म रोल प्ले करता है, एंड अराउंड 90% जो मैकेनिज्म्स हैं फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स, उनको नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ही है जो कंट्रोल करता है। सो दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर क्वेश्चन आता है सेपरेट मैकेनिज्म से, इट विल बी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ओके, तो बात करते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स की, ठीक है। तो let's take one example, ठीक है। For example, this is the temperature, so this is normal temperature, okay, ये हमारी normal temperature है, okay। अब अगर ये move करती है इस तरफ, this way, तो this temperature for example this was 37 degree Celsius, तो this was increase in temperature here, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या हुआ, there was increase in temperature, so this was the change। अब इस चेंज को सेंस करने वाला कोई चाहिए, तो who is the sensor here? Sensor is skin या फिर ब्रेन में भी कुछ एरियाज होते हैं, ठीक है हमारे, वो बाद में देखना आप।
अभी के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो सेंसर है वो स्किन या फिर ब्रेन के कुछ एरियाज हैं जो सेंस कर सकते हैं हमारे टेम्परेचर चेंज को। जैसे अब इंक्रीज इन टेम्परेचर आपको कब फील होगा, फॉर एग्जांपल फीवर हो रखा है किसी वजह से, तो देयर वाज इंक्रीज इन टेम्परेचर, दैट वाज अ स्टिमुलस, ठीक है। और सेंस कौन करेगा, सेंस हमारे करेंगे सेंसर्स, जो कि कौन है यहाँ पे, स्किन एंड ब्रेन, ठीक है। अब स्किन एंड ब्रेन सेंस करके इसे कहाँ भेजेंगे, कंट्रोल सिस्टम। अब कंट्रोल सिस्टम यहाँ पे है कोई भी ब्रेन एरिया, कंट्रोल सिस्टम से इट्स हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब ये कंट्रोल सिस्टम है ब्रेन एरिया, तो ये कौन सा कंपोनेंट है, कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। अब कंट्रोल सिस्टम को डिसाइड करना है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर का क्या करें, ठीक है। तो वो इफेक्टर्स के पास जो है हमारा इफेक्टर यहाँ पे कौन होगा, पहली बात तो स्किन इफेक्टर होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा, इट इंक्रीज वेजोडाइलेशन, वेजोडाइलेशन करेगा, वेसल जो है वो डायलेट हो जाएंगी स्किन में, और क्या होगा, देयर इज इंक्रीज स्वेटिंग, स्वेटिंग इंक्रीज हो जाएगी, स्वेटिंग इंक्रीज हो जाएगी, तो विल बी इंक्रीजिंग हीट लॉस। तो बेसिकली इस कंट्रोल सिस्टम ने क्या किया, हीट लॉस को स्टिमुलेट किया है, हीट लॉस इंक्रीज किया है। अब हीट लॉस होगा तो क्या होगा, देयर इज डिक्रीज इन टेम्परेचर, राइट। तो ये हो गई हमारी इफेक्टर, इफेक्टर, ठीक है। और रेस्पॉन्स क्या हुआ, देयर इज डिक्रीज इन टेम्परेचर, तो जो इसकी वजह से देयर इज डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, समझ आया। तो ये है हमारा कंप्लीट होम्योस्टेसिस सर्कल, जिसमें कंपोनेंट्स हैं, पहले कोई स्टिमुलस होगा जो कि सेंसर जो है उसे सेंस करेगा, फिर कंट्रोल सिस्टम के पास जाएगा, एंड देयर इज इफेक्टर जो कि फिर रेस्पॉन्स करेगा एंड रिवर्ट बैक करेगा उस चेंज को। तो इंक्रीज जो चेंज हुआ था वो रिवर्ट बैक किया है बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, जिसकी वजह से टेम्परेचर बिकम्स नॉर्मल, ठीक है, ओके। तो ये तो हो गया एक रेस्पॉन्स। उल्टा भी हो सकता है, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है, डिक्रीज टेम्परेचर अगर स्टिमुलस है, तो इसका रेस्पॉन्स क्या होगा, हमारी बॉडी में कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा, देयर इज इंक्रीज इन शिवरिंग, शिवरिंग, शिवरिंग इंक्रीज हो जाएगी। आपको पता है ना, ठंड लगती है जब हम शिवर करते हैं, शिवरिंग इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ इफेक्टर कौन हुआ, यहाँ हुआ स्केलेटल मसल्स, तो स्केलेटल मसल्स को एक्टिवेट करेगा ताकि वो शिवरिंग करें और हीट जनरेट करे ताकि टेम्परेचर इंक्रीज हो सके। तो डिक्रीज इन टेम्परेचर को इस तरीके से वो टैकल करता है। तो ये तो हो गया एक एग्जाम्पल विच इज टेम्परेचर ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। देखिए आपको ना बड़ा ध्यान से देखना है कि आपको कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। यही क्वेश्चन आप 10 मार्क्स का भी परफॉर्म कर सकते हैं, और अगर 5 मार्क्स का है तो एक एक एग्जाम्पल ही काफ़ी है, ठीक है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो यू कैन हैव 2 to 3 एग्जाम्पल्स, ओके। तो बीपी का हम डिस्कस कर चुके हैं। डिक्रीज इन बीपी लीड टू, कौन है यहाँ पे सेंसर, देयर आर बैरो रिसेप्टर्स, बैरो रिसेप्टर्स जो सेंस करेंगे। डिक्रीज इन बीपी, इंक्रीज इन बीपी ले लेते हैं, चलो वो इजी रहेगा, ठीक है। फिर कंट्रोल सिस्टम, यहाँ पे हमारा मेडुला है। मेडुला से क्या होता है, मेडुला से एक होता है कि वैजोमोटर सेंटर, जिससे सिंपैथेटिक सिस्टम होता है एक्टिवेट, और यहाँ पे होती है वैगस नर्व। तो वैगस नर्व को वो स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से देयर इज डिक्रीज इन बीपी। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे इफेक्टर हो गए हमारे हार्ट मसल और द वेसल्स, ठीक है। तो इस तरीके से बीपी मेंटेन होता है, ओके। ये हो गया सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप हॉर्मोन्स पढ़ेंगे, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम में मोस्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम जो है विच एक्ट ऑन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म टू मेंटेन द नॉर्मल रेंज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जैसे थायराइड, ठीक है। अब हमारी ब्लड में T3 T4 का वैल्यू है, ठीक है, किसी वजह से वो इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज इन T3 T4, ओके। T3 T4 इंक्रीज होती है, बेसिकली ये सीक्रेट कौन होता है पहले वो देख लेते हैं। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस सिक्रेट करता है क्या चीज, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। यहाँ पे फिर ये हार्मोन क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी में जाएगा और सिक्रेट करवाएगा TSH, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये फिर जो है हमारी थायराइड ग्लैंड में जाके क्या करेगा, TSH
ये सिक्रेट कराएगा T3 एंड T4। तो ये होता है हमारा कि कैसे हार्मोन हमारी बॉडी में सिक्रेट होते हैं। ओके, तो हाइपोथैलेमस से TRH रिलीज हो रहा है, पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कर रहा है TSH सिक्रेट करने के लिए, और TSH जो है थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है T3 T4 सिक्रेट करने के लिए। तो ये तो हो गया। अब किसी वजह से अगर ये सिक्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, तो नेगेटिव फीडबैक इसीलिए रिक्वायर्ड होते हैं कि T3 T4 इसे इनहिबिट करेगा, इनहिबिट, ठीक है, इसे इनहिबिट करेगा ताकि ये DSH कम हो सके, और अलोंग विद दिस ये इसे भी इनहिबिट करता है ताकि ये सिक्रेशन कम हो सके। अब ये दोनों सिक्रेशन अगर कम होते हैं तो अल्टीमेटली T3 T4 भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, इसीलिए इसे बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ताकि लेवल जो है वो मेंटेन हो सके, नहीं तो ये सिक्रेट होता जाएगा, अमाउंट कीप ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट, 3 एग्जाम्पल हैं, और एग्जाम्पल भी हैं, आप एंडोक्राइन पढ़ेंगे तो आप बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल जो है खुद ही जनरेट कर पाएंगे, ठीक है। तो एंड ऑफ एग्जाम यू विल बी एबल टू जनरेट अराउंड 10 एग्जाम्पल, ठीक है। ओके, तो ये था हमारा नेगेटिव फीडबैक। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक, ओके, तो पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, तो हम बात कर रहे थे कि सेंसर जो है उसने कोई भी चेंज सेंस किया, ठीक है, और कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, और फिर इफेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे इनहिबिट करने की बजाय अगर ये स्टिमुलेट करता रहे तो इट विल बी लाइक अ साइकिल, कि कोई चीज है ये चेंज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, ये फिर उसे और ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, तो दिस थिंग कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। अब चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, तभी समझ आएगा, ठीक है। ओके, तो एग्जाम्पल है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम लेबर ही डिस्कस कर लेते हैं। अब लेबर में क्या होता है, बेसिकली पार्चुरेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं इसको। सो पॉजिटिव फीडबैक का एग्जाम्पल है पार्चुरेशन, पार्चुरेशन इज लेबर, पार्चुरेशन रिफ्लेक्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये यूट्रस है, ठीक है, सर्विक्स है, ये वेजाइना है, ओके। तो जब ड्यूरिंग लेबर बेसिकली बेबी का जब हेड एंगेज होता है यहाँ पे, ठीक है, इन सर्विक्स, ये सर्विक्स है, ओके। तो जब सर्विक्स में हेड एंगेज होता है तो देयर इज स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विक्स, ओके। सो स्टिमुलस यहाँ पे क्या है, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विक्स। स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विक्स से क्या होगा, यहाँ से एफरेंट सिग्नल जाएगा, ओके, कहाँ जाएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एफरेंट सिग्नल जाएगा, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या सिक्रेट करेगी, लेट्स टेक अदर कलर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट करेगी ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है सर्विक्स को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इस स्टिमुलस से क्या हुआ, पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में सिग्नल गया कंट्रोल सेंटर, ठीक है, और सिक्रेट क्या हुआ, ऑक्सीटोसिन सिक्रेट हुआ। ऑक्सीटोसिन ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया सर्विक्स को, कॉन्ट्रैक्ट किया सर्विक्स को। अब हमें पता है सर्विक्स अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सर्विक्स स्ट्रेच होगा, है ना। तो इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से देयर इज स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विक्स अगेन, ठीक है। तो बेसिकली हेड पुश, हेड जब एंगेज होता है तो ये स्ट्रेच होता है, स्ट्रेच होने की वजह से और ऑक्सीटोसिन सिक्रेट होता है, और ऑक्सीटोसिन सिक्रेट होगा तो और कॉन्ट्रैक्शन होगा, और बेबी पुश होगा, और ज्यादा स्ट्रेचिंग होगी, जितनी ज्यादा स्ट्रेचिंग होगी और ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होगा। तो दिस साइकिल बेसिकली कीप्स ऑन increasing the oxytocin hormone and increasing the labor contractions, ठीक है। so this is called parturition reflex, okay। so that's why ये जो चेंज है वो चेंज की ही डायरेक्शन में, रेस्पॉन्स जो है चेंज की डायरेक्शन में ही स्टिमुलेट कर रहा है, इसीलिए इसे बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। ऐसे ही और सारे एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे क्लोटिंग मैकेनिज्म। अगर आपने क्लोटिंग पढ़ा हो तो क्लोटिंग में क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, कैस्केड्स ऑफ क्लोटिंग फैक्टर्स आर देयर। सो एक क्लोटिंग फैक्टर जब बनता है तो वो दूसरे को स्टिमुलेट करता है ना। जैसे फैक्टर 12 बनता है, फैक्टर 11 को स्टिमुलेट करता है, फैक्टर 9 को स्टिमुलेट करता है, तो ये एक दूसरे को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। एक और एग्जाम्पल है जैसे पेप्सिन, ठीक है, हमें पता है ना पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन HCl की प्रेजेंस में पेप्सिन बनता है, राइट, ठीक है।
पैप्सिन बनता है। अब ये जो पैप्सिन है ये बहुत सारे हॉर्मोन्स को एक्टिवेट करेगा, है ना, जैसे ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है ना, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, एंड दिस साइकिल कीप्स ऑन, ये हॉर्मोन्स को स्टिमुलेट करता जाएगा। तो दिस इज काइंड ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। एक्शन पोटेंशियल में भी आपने देखा होगा कि जब कुछ आयंस जो है मेम्ब्रेन पोटेंशियल, कुछ आयंस उसको अगर कुछ कैटायनिक इन्फ्लक्स होता है, जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल आप पढ़ेंगे, एक्शन पोटेंशियल मैंने भी वीडियो बनाई है, आप अगर देखना है तो अगर ये इंट्रासेलुलर है और स्ट्रेचिंग की वजह से या किसी भी वजह से जब कुछ कैटायनिक इन्फ्लक्स होता है, कुछ पॉजिटिव चार्ज अंदर आएगा, ठीक है, जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज हमारा जो थ्रेशोल्ड को टच होता है, यहाँ पे इतना पॉजिटिव हो जाएगा कि यहाँ पे जो चैनल है उनके थ्रेशोल्ड को टच होगा तो ये सारे चैनल ओपन अप हो जाएंगे। तो बहुत सारे चैनल्स हैं यहाँ पे, सबसे कैटायनिक इन्फ्लक्स होने लग जाएगा, सोडियम इन्फ्लक्स होने लग जाएगा, जिसकी वजह से देयर इज सडन एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो ये भी एग्जांपल है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का। सो दिस इज ऑल अबाउट नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सो थर्ड इज फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म विच इज द लास्ट वन, ठीक है। मोस्टली बुक्स में आपको हो सकता है सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ही मिले, ठीक है। तो अब बात करते हैं फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म की। फीड फॉरवर्ड, ये बहुत ज़्यादा, अगर फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म क्या होता है, बेसिकली ये ऐसा नहीं है कि कोई चेंज हो गया है और फिर उसे सेंस किया जाएगा किसी रिसेप्टर या सेंसर से। फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म में चेंज हैज नॉट हैपन्ड, यहाँ पे चेंज हुआ नहीं है, ओके, यहाँ पे चेंज होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे जो रिसेप्टर्स हैं वो एंटीसिपेट करेंगे चेंज को, एंटीसिपेट द चेंज, कि चेंज होने वाला है और उसके रेस्पॉन्स में कुछ सिक्रेशन होंगे, ठीक है। तो दैट इज फीड फॉरवर्ड, ओके। यहाँ पे एग्जांपल आप दे सकते हैं, जैसे हम कोई भी फूड देखते हैं, कोई स्पेशल डिश देखते हैं, ठीक है, उससे क्या होगा, सलाइवा सिक्रेट होगा, ठीक है, हम बिना खाए ही सलाइवा सिक्रेट हो जाता है, फर्स्ट थिंग। देन सलाइवा सिक्रेट होगा, या फिर हम कोई फूड ईट करते हैं, ठीक है, जैसे ही ओरल कैविटी में हम डालते हैं उस फूड को, तो देयर इज सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेट हो जाएगा। स्टमक में अभी फूड गया नहीं है बट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसे बोलते हैं फीड फॉरवर्ड, कि पहले ही स्टमक ने एंटिसिपेट किया कि फूड आने वाला है और गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन स्टार्ट कर दिया। तो दिस टू आर बेसिकली एग्जांपल ऑफ फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म, ओके। सो इस वीडियो में हमने देखा कि होम्योस्टेसिस होता क्या है, कौन से फीडबैक मैकेनिज्म्स काम करते हैं और वेरियस एग्जांपल्स ऑफ दोस, ठीक है। जो हमने डिस्कस नहीं किए वो भी आप जब एंडोक्राइन करेंगे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और you can add many more examples in this, okay. So this is all about homeostasis. Thank you so much.